नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे समाज में जो माता पिता जो वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो जीवन में कुछ कर सके। अपनी पूरी ज़िंदगी वो उस पर लगा देते हैं, उस पर खर्च कर देते हैं, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना सारा कुछ त्याग देते हैं। लेकिन उन्हीं माता पिता को अपने ही परिवार में असुरक्षित महसूस करना पड़ता है और उनके बच्चे, उनकी औलाद जो उनकी बेवकूफ़ औलाद होती है, वो उनके साथ मारपीट करती है, दुर्व्यवहार करती है या उनको खाना नहीं देती, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करती, जो आम ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, उल्टा उनकी संपत्ति को हड़पने की फिराक में रहती है, उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देती है। किसी भी तरीके से उन बच्चों की मंशा ये होती है कि वो अपने माता पिता की संपत्ति को हड़प ले और उसे अपने नाम करा दे। बेटा ये चाहता है कि वो संपत्ति को हड़प कर अपनी वाइफ के नाम करा दे। तो यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसी घटना की जा रही है तो कैसे वो व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार बताने वाला हूँ जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। यदि आपको इनकी जानकारी है तो बहुत ही जल्द आप ऐसे बच्चों को सबक सिखा सकते हैं और इस तरीके की प्रताड़ना से, इस तरीके के उत्पीड़न से आप बच सकते हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे विधिक परामर्श लेना चाहते हैं या अपने कानूनी मामले पर सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको मैं उसका उत्तर दूंगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा यदि मुझे लगता है कि आपके मामले में उलझन है और आपको कुछ परामर्श देना उचित होगा। तो यदि आप चाह रहे हैं किसी भी मामले पर सलाह लेना तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम का व्हाट्सअप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 5 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार बताने वाला हूं जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने के लिए एक योगदान देते हैं, एक भूमिका निभाते हैं ताकि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को घर में रहने के दौरान परेशान ना किया जा सके। तो आपका सबसे पहला अधिकार होता है भरण पोषण लेने का अधिकार, जो आपको वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत दिया गया है। दी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। यदि बच्चा आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, जो आपकी आम ज़रूरतें हैं, रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्चा और जो कुछ भी एक आम आदमी के जीने के लिए जो आम ज़रूरतें होती है, यदि वो उनको पूरा नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। आप उससे गुजारा भत्ता डिमांड कर सकते हैं, आप उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको एसडीओ साहब के पास एप्लीकेशन देनी होती है। ये प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का अधिकार है। यदि बच्चा उनके बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है जिससे कि वो अपना एक आम जीवन जी सके, उनको रोटी नहीं दे रहा है, उनके कपड़े नहीं ला करके दे रहा है, उनको रहने नहीं दे रहा है, उनको खाना नहीं दे रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो ऐसी तमाम स्थितियों के अंदर आप उससे मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बताया है कि आप अधिकतम अपने बच्चों से 10,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस ले सकते हैं। एक वरिष्ठ नागरिक के लिए 10,000 का मेंटेनेंस तय किया जा सकता है। यदि आपके बच्चे की नौकरी अच्छी है या उसका व्यापार अच्छा है, यदि उसका कारोबार अच्छा होता है तो आप उससे 10,000 रुपये तक का मेंटेनेंस प्रति माह पर मंथ ले सकते हैं। यदि वो थोड़ा कम कमा पाता है तो उसकी स्थिति के हिसाब से मेंटेनेंस तय कर दिया जाएगा, लेकिन ये तय है कि आपको मेंटेनेंस उसे देना होगा। यदि वो उसका पालन नहीं करता तो ऐसे में उस व्यक्ति को जेल हो सकती है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण अधिकार है आपका मेंटेनेंस लेने का। आप यदि इसे लेना चाहते हैं तो आपको लिखित रूप में एक आवेदन एसडीओ के पास देना होगा, सब डिविजनल ऑफिसर के पास, या आपके लिए जो स्पेशल रूप से ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वरिष्ठ नागरिक न्याय प्राधिकरण, आप वहां पर जाकर के मेंटेनेंस क्लेम करते हैं। आप वहां पर जाकर के बताते हैं कि बच्चा आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है। उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कीजिए। जो आप मेंटेनेंस लेने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें सारी बातों को लिखिए। आपके साथ वो मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, आपके खर्चे को नहीं उठा रहा है, उल्टा आपकी संपत्ति को हड़प रहा है, ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कानून में केवल इतना कह देना कि बच्चा आपके साथ मारपीट कर रहा है यही काफ़ी नहीं होता। आप उसमें 1-2 घटना ऐसी बताइए जो स्पेसिफिक हो, जिसमें डेट और समय मेंशन हो, जिससे आप ये बता सकें कि कितनी तारीख को, किस समय, किसके सामने आपके साथ ये घटना की गई, जिससे आपकी बातों में वजन हो। और कानूनी रूप से अपनी बातों को मजबूत बनाइए, तथ्यों पर बात कीजिए। यदि आप बेहतर तरीके से ड्राफ्टिंग को कराते हैं तो फिर दूसरे पक्ष को वहाँ पर बुलाया जाएगा, उसके भी बयान होंगे, उसे नोटिस जारी किए जाएंगे, उससे पूछा जाएगा कि तू इन्हें मेंटेन क्यों नहीं करता। तो ऐसे में फिर उसे मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर दिया जाता है कि इतना मेंटेनेंस
इतना जो रकम है वो प्रति माह तू इन्हें अदा करेगा। तो ये आपका मेंटेनेंस लेने का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अधिकार होता है। इसमें दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के कोई संतान नहीं है, उसके कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी वो मेंटेनेंस ले सकता है। अब वो मेंटेनेंस किससे लेगा? तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का हक रखता है, यानी जब वरिष्ठ नागरिकों की डेथ होगी तो वो संपत्ति जो उनके नाम है वो किस व्यक्ति के नाम आएगी, हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक या उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक वो संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी, उसी व्यक्ति का ये हक बनता है कि वो उनका ख्याल रखे। वो केवल संपत्ति लेने के लिए नहीं है, वो उनका ख्याल रखेगा, उनको मेंटेन करेगा, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। तो यदि आपकी कोई संतान नहीं है तो ऐसे में भी आप मेंटेनेंस उस व्यक्ति से क्लेम कर सकते हैं जो आपका उत्तराधिकारी होता है। तो ये मेंटेनेंस लेना आपका पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। दूसरा आपका महत्वपूर्ण अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन। प्रत्येक व्यक्ति को, ये केवल वरिष्ठ नागरिकों की बात नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है। राइट टू प्रोटेक्शन है कि उसके साथ किसी भी तरीके की मारपीट ना की जाए, दुर्व्यवहार ना किया जाए, गाली गलौज ना की जाए, उसको ताने ना मारे जाए, उसके साथ हिंसा ना की जाए, उसका उत्पीड़न ना किया जाए, यानी कुछ भी ऐसी घटना ना की जाए जो उसको शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचाती हो। यदि बच्चे के द्वारा आपको शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप में आपको परेशान किया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसे में वो आपका राइट टू प्रोटेक्शन का उल्लंघन कर रहा है, वो आपकी सुरक्षा के अधिकार में बाधा डाल रहा है, उसमें अड़चन उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो वैसा नागरिक हो या कोई वरिष्ठ नागरिक हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति कानूनन जुर्म करता है, वो कानून का उल्लंघन करता है। ऐसे में ये जो क्राइम है वो दंडनीय होता है और उस व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है यदि वो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, वो आपके साथ हिंसा कर रहा है या आपको ताने मार रहा है या आपको वहाँ से बेदखल करने के लिए कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि मकान को खाली करो नहीं तो जान से मार दूंगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपराधिक गतिविधियाँ होती है, इल्लीगल कार्रवाई होती है। यदि आप किसी भी तरीके से ऐसे उत्पीड़न को झेल रहे हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, और यदि आप आवाज़ नहीं उठाते तो ये उत्पीड़न बढ़ने वाला है, ये हमेशा बढ़ता रहेगा और वो आपका जो बच्चा है वो कभी भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा। तो यदि आपके साथ किसी भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा कुछ किया जा रहा है, आपको शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे में राइट टू प्रोटेक्शन लागू होता है। आप अपनी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं और अपनी हिंसा, जो आपके खिलाफ वो हिंसा कर रहा है, उससे बचाव कर सकते हैं। ये आपका दूसरा और एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। यदि किसी भी बच्चे के द्वारा, किसी भी परिवार के सदस्य के द्वारा, परिवारजन के द्वारा आपके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार या किसी भी तरीके से हिंसा की जा रही है, मानसिक या शारीरिक रूप दोनों से, तो आप ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। इसके लिए आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है। पुलिस स्टेशन में जाकर के सारी बातों को बताइए, या यदि कोई आपका विश्वसनीय व्यक्ति हो जिसे आप उस घटना के बारे में बता सकते हो, कोई परिवार का सदस्य हो, कोई आपका मित्र हो, तो उस व्यक्ति को बताइए। वो उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराएगा, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आपके हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उस व्यक्ति को सूचित कर सकते हैं जो आपका हितैषी होता है, जो आपका विश्वसनीय व्यक्ति होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उन व्यक्तियों के अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जाती है और जो आपका राइट टू प्रोटेक्शन अधिकार है उसका पालन किया जाता है, उसको बरकरार रखा जाता है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है उस अपराध करने के लिए जो वो अपराध आपके खिलाफ कर रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है। तो ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार होता है। यदि पुलिस वाला आपकी एप्लीकेशन को दर्ज नहीं कर रहा है तो आप ऑनलाइन उस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। उसका फीडबैक अधिकारी को देना होगा, उसे ये बताना होगा कि उसने आपके एप्लीकेशन पर क्या कानूनी कार्रवाई की है। यदि आप बाई हैंड उसके पास शिकायत लेकर के जाते हैं तो वो उसे रद्दी में डाल देगा, आपकी बातों को नहीं सुनेगा। आपको क्या करना है, यदि आप उसे पहले एक बार शिकायत दे करके देखिए, यदि वो शिकायत दर्ज नहीं करता है तो पहले उसके पास डाक के माध्यम से शिकायत भेजिए। यदि डाक के माध्यम से भी वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है तो ऐसे में आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिकारी को उस पर रिपोर्ट देनी होती है कि तुमने इस प्रकरण में क्या किया है, जिस वरिष्ठ नागरिक ने तुम्हारे पास शिकायत दर्ज कराई उस शिकायत पर आपने क्या कानूनी कार्रवाई की, ये उस अधिकारी को बताना होगा। तो आपको कभी भी अन्याय को नहीं झेलना है। यदि आप इसे झेलेंगे तो ये बढ़ने वाला है, ये कभी कम नहीं होगा और ऐसा बच्चा आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, आपके परिवार में एक पीढ़ी बन जाएगी कि बुजुर्गों को सताया जाए। तो यदि आप चाह रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास राइट टू प्रोटेक्शन है और ऐसे व्यक्ति की प्रताड़ना को, ऐसे व्यक्ति के उत्पीड़न को आपको कभी भी नहीं झेलना है। तीसरी यदि मैं बात करूँ आपके महत्वपूर्ण अधिकार की, तो वो है संपत्ति वापसी का अधिकार,
रिक्लेम ऑफ प्रॉपर्टी राइट। आप अपने बच्चों से, अपने परिजनों से, जिस व्यक्ति को आपने अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी है और आपने उसको संपत्ति इस एवज़ में ट्रांसफ़र की थी, इस उद्देश्य के साथ ट्रांसफ़र की थी कि वो आपका ख्याल रखेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है। आपने उस व्यक्ति को इसलिए दी कि वो आपका संतान है, आपके वो बेटा है या बेटी है, और उस व्यक्ति ने संपत्ति को लेने के बाद आपके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो आपको मेंटेन नहीं करता, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, आपकी आम ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता, आपकी संपत्ति को उसने हड़प लिया है, उल्टा आपके साथ मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको उस घर से निकालने के लिए धमकियाँ देता है, तो ऐसे में आप संपत्ति वापस ले सकते हैं। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है, यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को इस एवज़ में दिया है कि वो उनका ख्याल रखेगा, जिस व्यक्ति के नाम संपत्ति आ रही है वो उनका ख्याल रखेगा, उनको मेंटेन करेगा, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति के नाम संपत्ति आई, इसने आपको मेंटेन करना बंद कर दिया, इसने अपना असली रंग दिखाया, इसके हाव भाव बदल गए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप इसे दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको एसडीओ के पास, जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, उसके पास उस ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल कराने के लिए आवेदन करना होगा। सारी बातें उसमें आपको बतानी होंगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। स्पेसिफिक रूप से उस घटना का वर्णन करें, किस तरीके से वो आपके साथ मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, ये सारी बातें आपको बतानी होती हैं। ये सारी बातें उसमें बताइए कि आपने कितनी तारीख को कौन सी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र की थी, और ये इस शर्त पर की गई थी, इस एवज़ में की गई थी कि बच्चा आपका ख्याल रखेगा, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, लेकिन जैसे इसके नाम संपत्ति आई है, इसने हमारा ख्याल रखना बंद कर दिया है। ऐसा कह करके आप उस ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल करा सकते हैं, और जब वो कैंसिल होगी तो जो आपकी संपत्ति है वो आपके नाम दोबारा से आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन मेंशन करानी होगी। संपत्ति को ट्रांसफ़र करते समय हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें कंडीशन मेंशन कराएं। यदि आप कंडीशन मेंशन नहीं कराएंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी के जजमेंट में ये बात बताई है, यदि आप कंडीशनों को मेंशन नहीं करते तो आपको संपत्ति वापस नहीं दी जाएगी। तो यदि आप सेक्शन 23 का लाभ लेना चाहते हैं, अपने संपत्ति वापस लेने के अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको शर्त मेंशन करनी होगी, ऐसे में आपको वो कंडीशन मेंशन करनी होगी कि बच्चा आपका ख्याल रखेगा, और यदि ऐसा करने से वंचित रहता है, आपका ख्याल नहीं रखता है आपकी संपत्ति को लेने के बाद, तो आप इससे संपत्ति वापस ले सकते हैं। तभी जा करके आपको सेक्शन 23 का लाभ दिया जाएगा और वो संपत्ति आपको वापस मिल सकेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है यदि आप संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं। दोस्तों, चौथी यदि मैं आपको बात बताऊं, 3 आपके महत्वपूर्ण अधिकार हो गए, इन सभी को नोट कर ले, ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, और अपने किसी मित्र के पास भी, जो कोई वरिष्ठ नागरिक हो, उसके पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके। चौथी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपका महत्वपूर्ण अधिकार है वो है आवास का अधिकार, राइट टू रेजिडेंस, अपने घर में रहने का अधिकार। कई बार मेरे पास वरिष्ठ नागरिक फ़ोन करते हैं, उनके बच्चे उन्हें कह रहे हैं कि वो उनकी सहमति के बगैर उस संपत्ति को नहीं बेच सकते जो वरिष्ठ नागरिकों के नाम है। तो मैं आपको बता दूं, ये बच्चा आपको गलत राय दे रहा है। ऐसा कुछ भी अधिकार उसका नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का क्लेम कर सके। यदि आपने अपनी कमाई से उसे खुद खरीदी है, वो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, आपकी स्वअर्जित संपत्ति है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें किसी तरीके का भी कोई क्लेम नहीं कर सकता। आप जिसे चाहे उसे संपत्ति बेच सकते हैं, जिसे चाहे उसके नाम दान कर सकते हैं, जिसे चाहे उसे गिफ्ट कर सकते हैं, ये आपका निजी अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति उसमें किसी तरीके का भी कोई क्लेम नहीं कर सकता। और जो सेल्फ एक्वायर आपकी प्रॉपर्टी है उसमें आप रह सकते हैं, ये आपका अधिकार होता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके नाम है, उसका स्वामित्व आपके नाम है। यदि कोई भी उसे बेदखल करने के लिए कह रहा है, आपको कह रहा है कि तुम्हें इस घर से निकलना होगा, या वो कह रहा है कि तुम इसे हमारे नाम कर दो, इसीलिए वो आपके साथ मारपीट कर रहा है, तो ये जो गतिविधियाँ है ये भी अवैध है, ये भी क्राइम है, ये भी दंडनीय अपराध है। यदि वो ऐसा कुछ कर रहा है तो ऐसे में भी उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपके घर में रहने का अधिकार आपका बरकरार रहता है, आप उस घर में आजीवन रहेंगे और वो संपत्ति आपके नाम है। आपको किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही अपने घर को खाली करने की आवश्यकता है। उल्टा यदि आप चाहे तो उन्हें उस घर से बेदखल कर सकते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण अधिकार होता है। आप उन्हें घर से बेदखल करा सकते हैं यदि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, आपके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे में आप उनका इविक्शन करा सकते हैं। इविक्शन कराने के लिए आपको जिला अधिकारी महोदय के पास एप्लीकेशन देनी होगी, प्रार्थना पत्र देना होगा, उसके साथ आपको स्वामित्व संबंधी सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे। आपको बताना होगा कि वो संपत्ति आपके नाम किस तरीके से आई है, संपत्ति पर आपका हक है, और आपका ये जो परिजन है, आपका बेटा या बेटी या उसकी बहू, उसकी पत्नी आपके साथ मारपीट कर रही है,
दुर्व्यवहार कर रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनका एविक्शन किया जाए, इनको इस घर से बेदखल किया जाए। ऐसी प्रेयर करके आप डीएम महोदय के पास उस एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कराइए, उसमें सारी बातों को लिखिए, कब आपके साथ घटना की गई, किस तरीके से घटना की जा रही है, कौन कौन आपके साथ मारपीट कर रहा है, यदि 1-2 गवाह हो तो उनके भी नाम लिखवाए, वो प्रॉपर्टी आपके नाम किस तरीके से आती है, आप क्यों चाह रहे हैं कि इन्हें इस घर से बेदखल किया जाए। यदि आप उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कराते हैं तो ये निश्चित है कि उनका उस घर से एविक्शन किया जाएगा, उन्हें उस घर से बेदखल किया जाएगा परिवार सहित, यदि वो आपके साथ बदतमीज़ी या आपके साथ दुर्व्यवहार, आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। आपके 4 महत्वपूर्ण अधिकार हो गए। 5वां और अंतिम आपका अधिकार है न्यायिक संरक्षण का अधिकार, राइट टू लीगल प्रोटेक्शन। यदि आपको लग रहा है कि आप ये सभी कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, अपने हिसाब से न्याय लेना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों का वर्णन करना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यदि कुछ भी कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं तो ऐसे में आपको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है, आपको कानूनी संरक्षण दिया जाता है। आप लीगल एड में जाकर डीएलएस से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, या इसे कहते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वहाँ जाकर के आप मुफ्त में वकील ले सकते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण अधिकार होता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके पास फीस नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वकील को कर सकें, तो आप डीएलएस में जाकर के मुफ्त में वकील ले सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण अधिकार थे जिनका प्रयोग करके आप अपने बच्चे को, अपने परिजन को या उस व्यक्ति को जो आपको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, आपके साथ उत्पीड़न कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्र के पास, अपने सगे संबंधी के पास, यदि वो वरिष्ठ नागरिक हो तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से रूबरू हो सके। हमारा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक हमेशा अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके, उनके बच्चों के द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा उनके साथ किसी भी तरीके से उनको प्रताड़ित न किया जाए और ना ही दुर्व्यवहार किया जाए। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और ऐसी घटनाएं समाज में व्यापक रूप से हो रही है जिनमें बच्चे अपने माता पिता को शारीरिक और आर्थिक समर्थन के अभाव में घर से निकाल देते हैं। तो ऐसे बच्चों को आपको सबक सिखाना है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि न किसी हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपको अपने पाँव का कांटा निकालना है, ऐसे बच्चों को सबक सिखाना है जो कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट कर रहा है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, यदि आप चाह रहे हो कि अपने मामले पर मुझसे विधिक परामर्श लेना, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, या यदि आप कुछ वैसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप बिना संकोच किए अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।